नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। 2 दिनों के भीतर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त शौर्य दिखाते हुए 5 खूंखार आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है और आतंकियों को निपटाने वाले ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति। लेकिन यह नाम सुनकर विपक्ष के कुछ नेता इतने आग बबूला हो गए हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि सेना की तारीफ करने की बजाय, सेना को बधाई देने की बजाय ऑपरेशन महादेव और शिव शक्ति के नाम पर सियासत करने लगे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि मौजूदा सरकार सेना के ऑपरेशन में भी हिंदुत्व का शब्द ले आई है। उनकी खुद की पार्टी का नाम शिवसेना है और धर्म का एंगल फिट कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि ऑपरेशन का नाम महामानव विश्वगुरु या ऑपरेशन अवतार क्यों नहीं रख दिया जाता, यानी मजाक उड़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को कहा कि आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए देश के खिलाफ फैसले लिए, लेकिन आज एक घटना बतानी जरूरी है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लिखा, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया है। यानी यहां तो धर्म बताने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले में धर्म की बात आई तो विपक्ष में सन्नाटा छा गया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सेना करे कमाल, महादेव पर क्यों सवाल। दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन मिला। पहले ऑपरेशन महादेव, अब ऑपरेशन शिव शक्ति। भारतीय सुरक्षा बलों ने अपना शौर्य दिखाते हुए 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के 3 पापियों को मिट्टी में मिला। इसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति चलाकर 2 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। लेकिन विपक्ष सेना का गुणगान करने की जगह ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम पर बौखला गया। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। सैनिक अभियान में ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं। एक ऑपरेशन फेकू के नाम पे शुरू कीजिए, ऑपरेशन जुमला के नाम पे एक ऑपरेशन शुरू कीजिए, ऑपरेशन महामानव, ऑपरेशन विश्वगुरु, ऑपरेशन अवतार, ऑपरेशन नॉन बायोलॉजिकल, जो मन में आए शुरू कीजिए। मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। मुझे गर्व है कि भारत की संस्कृति में किसी का नाम रामकृष्ण है, किसी का नाम गिरिराज है, किसी का नाम शिव शंकर है। ऑपरेशन महादेव का नाम रखा गया, इससे पहले भी ऑपरेशन त्रिशूल का नाम रखा गया था। इसमें धर्म कैसे आ गया बीच पे? फौज के किसी भी ऑपरेशन का जो भी नाम, मैं समझता हूँ किसी के टिप्पणी के लिए ओपन नहीं होना चाहिए। दिलचस्प है कि ये नाम पाकिस्तान के दिल में भी खंजर की तरह चुभ रहे हैं। मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा, आप कश्मीर का बच्चा बच्चा महादेव बोल रहा है। कि उनके माइंड में उनका जो भगवान है, उनके हिंदू, उनके मजहब के रिलेटेड जो बातें हैं वो बिठा दी जाएं। इसलिए आज भारतीय विपक्ष को सेना के अलग अलग रेजिमेंट के युद्ध घोष सुनाने जरूरी है। ये वो युद्ध घोष हैं जिन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सैनिक अपनी आन, बान और शान से जोड़ते हैं। लेकिन विपक्ष को सेना में धार्मिक एंगल दिख रहा है। इसलिए धर्म और तुष्टीकरण के मुद्दे पर सदन के भीतर भी विपक्ष पर प्रहार हुआ। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। और सर, जो वो कहते हैं कि हमने शांति
ये शांति की कीमत थी। नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी। सवाल है कि विपक्ष सेना के शौर्य में धर्म की सियासत करके क्या हासिल करना चाहता है। एनबीसी आवाज पर आज हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा है एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले में तो मेरा सवाल एक ही है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करते करते मैकडोनल्ड में चले गए, जो कि विदेश के प्रोमिनेंट अखबार में भी कवर हो गया। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, आपने सुना होगा जो मैंने बात कही जी। जिस तरीके से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सीज फायर व्यापार का ध्वस्त देके कराने का कार्य किया इंडिया पाकिस्तान में। दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उस बात की खंडन नहीं किए। तो पहली बात तो हमने मांग करी प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी इस बात का खंडन करें, क्योंकि ये देश की बात है। विश्व पटल पे अगर एक ही पक्ष जाएगा तो जो संस्कृत का एक श्लोक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम जी, अर्थात अगर आप नहीं बोलेंगे तो विश्व समुदाय कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, उस पर विश्वास करने लगेगा। यानी कि देश के साख पे कहीं ना कहीं झटका लगेगा। और देश किसी भी दल से बड़ा है। बिल्कुल, और देश आपकी बात सही है, देश किसी भी में कम नहीं दल से बड़ा है, कम नहीं होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने एक और तो अपनी देश की सरकार से रिक्वेस्ट करी, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया। दूसरी ओर अमेरिका को भी मैंने ये चेतावनी दी कि अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक बराबर तोलने की गलती ना करे। हमारा देश भारतवर्ष दुनिया के महान देशों में से एक है। हमारा देश पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी आर्थिक शक्ति है और हमारा देश आतंकवाद से पीड़ित देश है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। एक बारी मैं कह रहा हूं दीपेंद्र जी एक बारी सुन लेते हैं। बार बार जो तोल रहे हैं जी, बार दीपेंद्र जी सुन लेते हैं आपने सदन में क्या कहा था। नहीं है जी, मैं आपको सुना देता हूं और एक व्यूअर्स को भी सुना देता हूं कि आपने सदन में क्या कहा था, जिसपे बड़ा हंगामा मचा। या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। जब आपने मैकडोनल्ड का नाम लिया तो पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा थी, वो भी मुस्कुराने लगी। अर्जुन मेघवाल लॉ मिनिस्टर है, वो भी मुस्कुराने लगे। क्या कांग्रेस पार्टी मैकडोनल्ड का विरोध करेगी? मतलब आप कांग्रेस के नेताओं को बोलेंगे मैकडोनल्ड का सामान ना खिलाएं? क्योंकि सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कई कांग्रेस के नेता कई कांग्रेस के समर्थक लगे हुए थे कि मैकडोनल्ड का भी विरोध होना चाहिए। अब देखिए, मैकडोनल्ड से क्या तात्पर्य है? मैकडोनल्ड अमेरिका की एक आइकॉनिक एक बिजनेस हाउस है जी। अगर अमेरिका व्यापार की बात कर रहा है, अमेरिका को दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति और दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमें मार्केट चाहिए हिंदुस्तान जी। तो अमेरिका इस तरीके से हमारे देश के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। आज हमें अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा, इस सरकार को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर तोल रहे हैं, वो आसिफ मुनीर जैसे पाकिस्तान के जनरल को कैसे अपने घर भोजन पे बुला रहे हैं और आसिफ मुनीर कह रहे हैं इनको नोबेल प्राइज दिया जाए। ये तो मैं समझता हूं कि आज स्थिति ऐसी है जिसको हिंदुस्तान की सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर अमेरिका अपने व्यापार की धौंस दिखा भारत की सरकार ने कई बार, कल देश के गृह मंत्री ने भी बोला, अगर अमेरिका, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि पीएम, गृह मंत्री बोल रहे हैं आप लोगों को विश्वास नहीं है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं विश्वास नहीं है, जयशंकर बोल रहे हैं विदेश मंत्री, तब आपको विश्वास नहीं है। तो किस बात का विश्वास है? अमित जी, तो विश्वास किस बात का है? अब तो प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, सदन में खड़े होकर बोला किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की क्या भूमिका थी वो भी बताया। जो चैलेंज दिया था राहुल गांधी ने वो एक्सेप्ट किया मोदी ने और खुल के बोला। जी दीपेंद्र जी, मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूं, आपको अमेरिकी रक्षा मंत्री का नाम पता है तो बताएं। आपको अमेरिकी गृह मंत्री का नाम पता है तो बताएं। बात यह है कि अमेरिका के मुखिया
ये बात कह रहे हैं और 30-30 बार कह रहे हैं, और हम ये भी नहीं आग्रह कर रहे कि प्रधानमंत्री जी 30-30 बार जवाब दें। आप कह रहे हैं कि हमारे पर हमारे मुखिया ने भी तो बोला कि किसी तीसरे देश की कोई अहम भूमिका नहीं थी, नहीं, कोई भूमिका नहीं थी। हम प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो बोला सदन में, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बोला, आप भी मौजूद थे, सुन रहे होंगे आप। उन्होंने जो कही, देखिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति सीधा नाम लेके बोल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का नाम लेके बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आसिफ मुनीर का नाम लेके बोल रहे हैं, और दोनों को एक बराबर तोल रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यापार के धौंस में हमने ये सीज फायर करा दिया, तो उसके क्या जवाब हमारे देश के मुखिया को स्पष्ट रूप से नहीं देना चाहिए? किस बात का दबाव है? लेकिन ये सदन भी तो उसी को लेकर, ये सदन में चर्चा भी तो उसी को लेकर थी। हमारी इतनी बड़ी मार्केट, और यही बात मैंने समझाने की कोशिश करी कि आज देश के सम्मान के ऊपर, हमारी माता और बेटियों के सिंदूर के सम्मान के ऊपर कोई व्यापार नहीं हो सकता। हमारी देश की इतनी बड़ी मार्केट, तो मैं वही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस मैकडॉनल्ड का विरोध करेगी देश भर में? 2 दशकों में क्या कांग्रेस मैकडॉनल्ड का विरोध करेगी? आप तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में ही विरोध करेगी, यही बता दीजिए। देखिए, देश की एक नीति होती है, देश नीति होती है। ओके, सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब युद्ध के मैदान में हमारी सेना ने देश के तिरंगे को ऊपर उठाने का कार्य किया और दुश्मन को घुटनों पे लाने का काम किया, इतनी बड़ी जीत, उसके बाद उतनी बड़ी जीत क्या देश नीति और विदेश नीति के मैदान में हमारी सरकार ने हमें दिलवाने का काम किया कि नहीं किया? ये प्रश्न है। ठीक है, मेरा यदि नहीं किया तो हमारे सेना के पराक्रम, शौर्य और बलिदान को न्याय नहीं मिला। ये मेरा कहना है। और हिंदुस्तान की साख की बात आएगी और दुनिया में अगर ट्रंप हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर वो हमारा अपमान करेंगे तो हमें भी अधिकार है उसी की भाषा में उनको जवाब दें। हिंदुस्तान का स्वाभिमान किसी दल के स्वाभिमान से ज्यादा ऊपर है, हमेशा रहेगा। आपकी बात सही है, भारत का स्वाभिमान सबसे ऊपर है, लेकिन चिदम्बरम, जब पी चिदम्बरम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, उनको सबूत चाहिए वो पाकिस्तान से आतंकी आए थे नहीं आए थे, क्या वो भारत के स्वाभिमान की बात हो रही थी? पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री, कल देश के गृह मंत्री ने भी इस पर टिप्पणी करी, उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, ये शर्मनाक बयान था उनका। देखिए, मैं उनके बयान को बिल्कुल गलत मानता हूं, मैं उनके बयान पाकिस्तान के बारे में किसी ने भी कुछ कहा होगा, मगर वो हमारे पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो तो पूर्व मंत्री हैं, आप जैसे ने कहा, मौजूदा मंत्री मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, हाथों हाथ उठाया। जो मौजूदा मंत्री मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, उन्होंने तात्पर्य का बयान दिया और आज तक वो मंत्री हैं। ये तो अपूर्व मंत्री, क्या ये बीजेपी का स्टैंड है? आप कहें कि पूरी बीजेपी का ये स्टैंड है? नहीं, मैं नहीं मानता बीजेपी का ये स्टैंड है, क्योंकि ये तो आतंकवादियों का स्टैंड था। सांप्रदायिक भाषा तो आतंकवादियों ने बोल के हमला किया, मैं नहीं मानता पूरी बीजेपी का ये स्टैंड होगा, लेकिन उनके एक मंत्री ने बयान दिया। ऐसे अब देखिए, मैं आपकी ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। मैं आप ही के एक एमपी को कोट कर रहा हूं जो सदन में बयान दिया। मैं पार्टी का स्टैंड बताता हूं, पार्टी का स्टैंड, बिल्कुल आप पार्टी का स्टैंड बताइए। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, सीनियर एमपी हैं, कई बारी के सांसद हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप बताइए मुझे, पार्टी का स्टैंड, जब पूर्व गृह मंत्री, कद्दावर नेता, गांधी परिवार का करीबी चिदम्बरम साहब ये बात कह रहे हैं, और परिणीति शिंदे, ये नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है सिंदूर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में सरकार का एक तमाशा मात्र था। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर टिप्पणी करी है कल, और उन्होंने बोला तमाशा लगता है ऑपरेशन सिंदूर। परिणीति शिंदे का ये बयान इतना गलत है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? कांग्रेस का तो ये भी स्टैंड नहीं है, तो फिर परिणीति शिंदे क्यों बोल रही है? लेकिन ये तमाम लोग कांग्रेस के ही क्यों? देखिए, मैं तमाम लोग, आप कह रहे हैं, आप एक कांग्रेस की एक सांसद का बयान कह रहे हैं, आपने जो है एक लेके आए, पीएम ने भी इस पर टिप्पणी करी। मैं कहूंगा कि एक भाजपा की है, लेकिन मेरी भी एक टिप्पणी है। भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें जो वहां की हमारी बेटियां थी जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, वो उसमें उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या ये बीजेपी का स्टैंड है? और ये बीजेपी का स्टैंड है तो बीजेपी ने ऐसा क्यों स्टैंड लिया है? मेरी भी टिप्पणी आप रिकॉर्ड करिए।
या उन्होंने गलत, एक भाजपा के एक सांसद ने गलत स्टेटमेंट दिए। देखिए आप समझें, स्टैंड देश हित में किसी भी राजनीतिक दल का जो स्टैंड होता है, और हो सकता है मैं किसी का कोई अगर व्यक्तिगत किसी ने कोई बात कही है तो आप उनसे पूछिए, अगर कोई गलत बात की है जिस पे आपत्ति है देश को, तो आप उनसे पूछिए जिस सदस्य ने जिस भी पार्टी के उसने स्टैंड ली है। ना तो मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जिन्होंने एक बात ऐसी कही, ना तो ये उनका स्टैंड उचित है, ना ये भाजपा के दूसरे सांसद का स्टैंड उचित है। बहुत से ऐसी बातें कही गई होंगी भाजपा नेताओं द्वारा जो अस्वीकार्य है देश को, तो पूरी भाजपा को उसके लिए आप जिम्मेदार अगर ठहराएंगे तो आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते कांग्रेस और भाजपा के बारे में। जी हुड्डा साहब, मेरा प्रश्न आपसे अगला ये है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं इसलिए कांग्रेस के नेता ने बोल दिया, ऐसा क्यों है? कांग्रेस के वो नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी जो देश का पक्ष रखने के लिए गए थे, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। मनीष तिवारी ने ट्विटर पे लिखा, मनोज कुमार का पुराना गीत उपकार फिल्म का, मैं भारत की बात सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। मतलब उनको बोलने नहीं दिया गया, एक ने मौन व्रत धारण कर लिया और एक को अवॉइड करा गया। जो देश की बात करते हैं उनको अवॉइड करा गया कांग्रेस के अंदर। ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं और कई और पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं। क्यों शशि थरूर और मनीष तिवारी को साइडलाइन किया गया? पूरा वो पश्चिम का गीत है, ये उपकार का नहीं, माफ करिए जी। देखिए जहां तक शशि थरूर जी की बात है, जो मुझे जानकारी मिली उसके अनुसार उनको बोलने के लिए ऑप्शन दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं ऑप्ट आउट किया है, ये मेरी जानकारी। बाकी हमारे पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता आपको इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, लेकिन मेरी ये जानकारी है इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग है दीपेंद्र पहली बात साहब, पहली बात डिसीजन मेकिंग जो है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। इसी तरह की डिसीजन मेकिंग कांग्रेस को कोई इलेक्शन नहीं जीतने देती है, ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथी गौरव को या मुझे या हमारी साथी प्रियंका जी को अगर अवसर दिया, राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनको चयनित किया, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमने सही से बात नहीं रखी कांग्रेस नहीं, आप तो रखिए, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट थे, जो देश की आवाज रखने के लिए गए थे, आप ये उनको अवॉइड किया गया। कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई पे तो जिस तरह के आरोप हैं, वो उसके गृह मंत्री ने भी कल टिप्पणी करी है। गौरव गोगोई के परिवार पर जिस तरह के आरोप है, अगर समय देखते हुए 3-4 सांसदों को अवसर मिलेगा, तो आप हमारे जितने सांसदों को मौका मिला है उनके जो हमारा खुद का जो क्रेडेंशियल्स है उसमें आप कमी निकालिए कि हमें जो मौका दिया गया है वो सही नहीं दिया गया। आप बताइए जी। मेरा पार्टी के आपसे आखिरी 2 सवाल हैं, लेकिन सभी सांसदों को एक साथ मौका नहीं मिल बिल्कुल आपकी बात सही है, सब सांसदों को नहीं मिल सकता, लेकिन 2 उनको हटाया गया जो भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे। लेकिन आपके मित्र हैं संजय राउत, आपके गठबंधन के मौका शशि थरूर जी ने स्वयं से उनको पूछा गया था, ये मेरी जानकारी मुझे संसद में मिली कि उनको पूछा गया था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट आउट किया है। जी, मैं बात करता हूं संजय राउत की, आपके गठबंधन के हिस्सा हैं, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। इंटरेस्टिंग क्या बोली? उन्होंने बड़े सीधे तौर पर बोला कि ये जो ऑपरेशन महादेव का नाम रखा गया है ये गलत है, और उन्होंने यहां तक लाइन खींचने की कोशिश करी कि ये धार्मिक एंगल सेना में लेके आना चाहते हैं। हमने तो जितना बचपन से पढ़ा है, मां भवानी की जय करते हैं, इसके अलावा बद्री विशाल की जय करते हैं रेजिमेंट। तो मतलब धर्म की बात क्या है इसके अंदर? ऑपरेशन महादेव का नाम रखा गया, इससे पहले भी ऑपरेशन त्रिशूल का नाम रखा गया था, इसमें धर्म कैसे आ गया बीच में? या संजय राउत की इस टिप्पणी को पर आपकी क्या राय है? वो आप उनसे पूछिए, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान पाकिस्तान को मदद करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह के सवाल उठा रहा है कि ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया है, ऑपरेशन शिव शक्ति को रखा गया है। क्या आपको लगता नहीं ये इंडिया अलायंस को डेंट करती है ये सब बातें? क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए कांग्रेस का तो विरोध नहीं है ऐसे नाम। मैंने जैसे कहा, फौज के किसी भी ऑपरेशन
का जो भी नाम, कोई भी नाम हो, वो मैं समझता हूँ किसी के टिप्पणी के लिए ओपन नहीं होना चाहिए। और मैं जिन्होंने भी ये बात कही है, आप उनसे इसकी जानकारी लीजिए। मैं उनकी बात से पूरी तरीके से असहमत हूँ। असहमत हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आपको लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट डिप्लोमेसी कराने की कोशिश हो रही है, क्या क्रिकेट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? व्हाट इज योर व्यू एज अ यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं इस बात में, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सदन में कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है जी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो यानी कि हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं सीमा पर। वहां पे आपके और हमारे भाई बैठे हैं और वो, उनको आप किस मुंह से कहेंगे कि साथ में हम क्रिकेट खेल रहे हैं? बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं आपकी आवाज के साथ हूं, नहीं होना चाहिए कि नहीं चल रहा। अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो मेरा मानना है कि क्रिकेट या कोई भी और एक्सचेंज की बात तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि ऑपरेशन सिंदूर संपन्न करती है सरकार, तो किन परिस्थितियों में करती है, वो सारी बात देश के सामने आएगी। और कौन नहीं चाहता दुनिया में अमन चैन शांति हो, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह के नापाक काम करता रहेगा तो ऐसे में कम से कम कुछ तो ऐसी बातें आपस में कुछ तो माइलस्टोन अचीव करें, उसके बाद इन बातों के बारे में विचार किया जा सकता है। बिल्कुल जायज बात है आपकी बात से मैं सहमत हूं। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, आखिर में मैं आपको सदन के भीतर का एक पुराना बयान सुनाता हूं, ये भी काफी वायरल हुआ है, ये सुषमा स्वराज ने इस पर टिप्पणी करी थी, वो बाइट मैं सुना देता हूं, वो सुन लीजिए और उसके ऊपर आपका रिएक्शन ले लूंगा मैं। चलते चलते प्ले करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैकडॉनल्ड वालों घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती, 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, आप मैकडॉनल्ड को न्योता दे रहे थे, आज मैकडॉनल्ड को भगा रहे हैं। तब सदन में सुषमा स्वराज थी, आज सदन में बांसुरी स्वराज है, तो योर टेक ऑन दिस। देखिए, सुषमा जी के साथ मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध भी क्योंकि रहे हैं, क्योंकि वो हरियाणा से ही थी और उनका हमारा आपस का बड़ा प्यार था। और ये देखिए, सदन का ये वातावरण देखिए जी, कौन सत्ता पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, लेकिन अपनी बात स्वतंत्रता से कह रहे थे और ठाके लग रहे थे सदन में। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है जिसकी तरफ हमें विचार करना चाहिए। और उस समय मेरा अर्थ ये था कि हम किसी भी सीमा तक जाएंगे, लेकिन निवेश पूरे देश में हो, निवेश का रास्ता खुले। FDI मल्टी ब्रांड रिटेल की पे वो डिस्कशन था कि निवेश का रास्ता खुले। आज भी मेरा वही स्टैंड है, मैं प्रो बिजनेस हूँ, निवेश होना चाहिए, हमारी मार्केट खुली रहनी चाहिए, लेकिन व्यापार का धौंस दिखा कर बार बार यदि कोई दुनिया और विश्व पटल पे हिंदुस्तान के साख को अगर ठेस पहुंचाने का काम कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता करता है, तो ऐसे नेता की ऐसी भाषा का या तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या उनको बातचीत करके उनकी भाषा को बदलने पे मजबूर किया जाना चाहिए। और यदि नहीं तो आज हमारी आर्थिक शक्ति काफ़ी है कि हम आज खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। मैक्सिको ने, आपने देखा जब ये ट्रम्प टैरिफ की बात आई तो मैक्सिको अपने पैरों पे खड़ा रहा, मैक्सिको ने एक कदम भी पीछे नहीं। और मैक्सिको तो हमारे मुकाबले में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। चीन ने दोबारा, अभी जब ट्रम्प टैरिफ की बात आई, चीन ने दोबारा उन्हीं की भाषा में उनको आग दिखाने का कार्य किया। तो व्यापार के मामले में तो हमने अभी तक समझौता कर लिया है, हम भी अभी तक बड़ा हार्ड नेगोशिएट कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है कि मगर 30 बार एक बड़ी व्यापार ही सब कुछ नहीं है। देखिए, डील देश के लिए दे दी जाए, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए कोई डील नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है आपकी। पहला प्रश्न आतंकवाद पे वार का था,
दूसरे बाद में व्यापार का है। पहला प्रश्न अमेरिका जब 26/11 हुआ तो 26/11 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा स्वयं दिल्ली आए और दिल्ली में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में, जिसमें मैं भी सांसद था, उन्होंने कहा पाकिस्तान सेफ हेवन दे रहा है और ये बर्दाश्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं करेगी। ये स्टैंड हुआ करता था अमेरिका का। अब वो अमेरिका आसिफ मुनीर को अपने घर पर ट्रंप लंच के लिए बुला रहे हैं और अमेरिका के एक जनरल कह रहे हैं, जनरल कुरियल कह रहे हैं अमेरिका के कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा सशक्त हमारा साथी है आतंकवाद के एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए। तो ये क्या हो गया? ये तो अमेरिका तो बिल्ली को दूध के रखवाली बिठाने की बात कर रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे, जबकि अमेरिका के ऊपर हमारा ज्यादा लेवरेज है, हमारी बड़ी आर्थिक शक्ति है। हिंदुस्तान दुनिया का आज सबसे मजबूत मुल्कों में से एक है और तो ये मैं समझता हूँ यहाँ जो सरकार को मैंने बात कही और अमेरिका को भी मैंने कहा कि अमेरिका भी एक रास्ता चुने। अमेरिका भी दोनों घोड़ों पे सवार नहीं हो सकता। उससे मेरे दो अर्थ हैं, अमेरिका पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों घोड़ों पे नहीं सवार हो सकता और अमेरिका व्यापार हमारे साथ व्यापार भी करे और हमारा अपमान भी करे, ये इन दोनों घोड़ों पे भी अमेरिका सवार नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए मैं समझता हूँ इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मैदान में भी वैसी लड़ाई दिखानी पड़ेगी जैसी लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने या दुश्मन के साथ युद्ध मैदान में दिखाने का कार्य किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे CNBC आवाज पे दीपेंद्र हुडा। आपका दीपेंद्र हुडा बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आज की चर्चा की तरफ और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। मंगलवार हफ्ते का वो दिन था जब लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया। आईना सत्य का था, आईना तथ्यों का था, देश हित का और आईना इतिहास की तमाम गलतियों का था। देश के गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में पहुंचे तो ना जाने ऐसे कितने आईने साथ लेकर गए थे। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, ठीक वैसे ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दस्तावेज और आंकड़ों के साथ, यानी सत्य और तथ्य के आंकड़ों के साथ हर सवाल, हर आरोप, हर एजेंडे पर प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करा, प्रहार किया। सबसे पहला नंबर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं का था जो उन आतंकियों के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश में थे, जिन्होंने पहलगाम में वारदात को अंजाम दिया था। पूछा जा रहा था कि आतंकी आजाद क्यों हैं, वो पकड़े क्यों नहीं गए, वो मारे क्यों नहीं गए। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले इसी एजेंडे को पूर्ण रूप से ध्वस्त करते हुए देश को एक खुशखबरी दी कि तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसी के साथ गृह मंत्री ने कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान होम मिनिस्टर पी चिदंबरम के चेहरे से भी नकाब उतार डाला पूर्ण रूप से। चिदंबरम ने कहा था, आपको याद होगा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत नहीं है, ये देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उनके पाकिस्तानी होने के सबूत गिना दिए। सुनिए एक एक करके एक एक सबूत, और ये कांग्रेस के लिए आई ओपनर था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था
कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर कांग्रेस की सारी ऐतिहासिक भूल गिना डाली। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन ना जाते तो पीओके ना होता। 1962 में पंडित नेहरू ने अक्साई चीन को बंजर बताकर उसे चीन के हवाले कर दिया था। गृह मंत्री ने पूछा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी के साथ कांग्रेस ने जो एमओयू साइन किया था उसमें आखिर है क्या। उन्होंने सोनिया गांधी के आंसुओं वाला किस्सा भी याद दिला डाला, जो बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए उनकी आंखों से बह निकले थे, वो आंसू जिस पर सलमान खुर्शीद का बयान था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद जो कुछ याद दिलाया, इसकी कल्पना शायद विपक्ष के किसी नेता ने नहीं की होगी। उन्होंने पूछा 1984 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान दाऊद इब्राहिम कैसे भागा, 1993 में सैयद सलाउद्दीन कैसे भागा, तब नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी, और 2010 में इकबाल भटकल कैसे भागा, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी यूपीए की। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाते ही पोटा कानून को रद्द क्यों कर दिया गया था। 2005 में अयोध्या में रामलला पर हमला कैसे हुआ, 2007 में हैदराबाद धमाका, 2007 में ही लखनऊ वाराणसी में धमाके, 2008 में श्रीनगर आर्मी के काफिले पर हमला, 2008 में ही मुंबई में 26/11 का हमला जो कि सबसे बड़ा और भीषण था। जयपुर में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, दिल्ली में धमाके, पुणे में धमाके, 2011 में मुंबई के धमाके कैसे हो गए, यह पूछा गृह मंत्री अमित शाह ने। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने सत्य और तथ्य वाले आईने से झूठ और एजेंडाधारियों के एजेंडे को बेपर्दा कर दिया। सत्य को शोर की जरूरत नहीं है और असत्य शोर के बिना जीवित नहीं है। तथ्य अपनी कहानी खुद सुनाते हैं और सारे एजेंडे धरे के धरे रह जाते हैं। आज का सत्य और तथ्य यह है। गृह मंत्री अमित शाह ने जब एक एक करके आईना दिखाया तो शायद कांग्रेस के पास कुछ रह नहीं गया कहने को। पाकिस्तान की दुर्गति का सिलसिला लगातार जारी है। पहलगाम में उसने जो हिमाकत की थी उसका सबक उन्हें किश्तों में मिल रहा है। पहले 7 मई की रात को पिटाई हुई, फिर 9-10 मई को हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़कर रख दी और अब फोर्सेस ने पहलगाम में कत्लेआम करने वाले पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को जहन्नुम वाला टिकट काट दिया है, यानी अपनी उनकी 72 हूरों के पास भेज दिया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि रोया तो फंसा, ना रोए तो अपने दुख दर्द और तकलीफ को कैसे छिपाए। इसलिए अब उन्होंने उस ऑपरेशन के नाम पर ही झुंझुलाहट और गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पहलगाम के गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचाया गया, यानी उनकी 72 हूरों तक पहुंचाया गया, यानी ऑपरेशन महादेव। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहले नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा, अब कश्मीर का बच्चा बच्चा महादेव बोल रहा है। कि उनके माइंड में उनका जो भगवान है, उनके हिंदू, उनके मजहब के रिलेटेड जो बातें हैं वो बिठा दी जाएं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जानबूझकर ऑपरेशन का ऐसा नाम रखा गया है ताकि कश्मीर का बच्चा बच्चा महादेव का नाम पुकारे। पाकिस्तान की जाहिल कौम से ऐसी ही बातों की उम्मीद की जा सकती है और उसकी सेना तो महाजाहिल है। इन मूर्खों को समझाने में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को तो जाहिल बताकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन अपने देश के दानिश्वर नेता भी अगर ऐसी बातें करने लगे तब क्या कीजिएगा। महाभारत काल में एक महानुभव थे संजय, वो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुनाते थे। आपको पता ही होगा। एक आज के संजय हैं, यानी संजय राउत। ये उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का बंटाधार कर दिया, पॉलिटिकल बंटाधार। संजय राउत को सुनिए, हो सकता है कि उनकी बातें सुनकर आपको लगे कि ये बातें आपने कुछ देर पहले ही सुनी है। इन्हें सुनिए और खुद ही फैसला कीजिएगा कि क्या इसे महज सहयोग ही कहा जाएगा या फिर एक सोचा समझा प्रयोग। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। सैनिक अभियान में ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं।
यानी संजय राउत ने सेना के ऑपरेशन के नाम का धार्मिक एंगल फिक्स कर दिया। हमारे देश की सियासत भी गजब है। कहा जाता है कि आतंकवाद और आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर वो चाहे बैसरन घाटी में नाम पूछ कर लोगों को मार डाला गया, धर्म पूछ के मार डाला गया, लेकिन अगर उनको मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम महादेव रखा जाए तो उसमें तुरंत धर्म का एंगल तलाश लिया जाता है। इसलिए आज संजय राउत एंड कंपनी को याद दिलाना आवश्यक हो जाता है कि बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय बजरंगबली, डोगरा रेजिमेंट का उद्घोष है ज्वाला माता की जय, गढ़वाल राइफल्स का उद्घोष है बद्री विशाल की जय, सिख रेजिमेंट का उद्घोष है जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, राजपुताना राइफल्स का उद्घोष है राजा रामचंद्र जी की जय। और अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। बस महादेव से प्रार्थना है कि सत्ता की इच्छा में विचारों से समझौता करने वालों को सद्बुद्धि जरूर दे। ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग एक माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मानवर सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। ये पूछ रहे थे अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस की ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा मगर समाप्ति के कगार पर है। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7,217 हुई। 7,217, 7,217 और जून 15 से मई 25 तक
2150 70% की कमी हो गई है माननीय। आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी, नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है मान्यवर, 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं मान्यवर, 49% की कमी। आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं मान्यवर? इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई मान्यवर। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था मान्यवर। ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। ये हमला, कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता, रातों रात जेरॉक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा, तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है मान्यवर। कांग्रेस की मानसिकता है। और अभी अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है मान्यवर। कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का, और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए मान्यवर। ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था मान्यवर। हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया मान्यवर। और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है।
मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था, कितना पैसा लिया गया, चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो? हमने तो युद्ध ही घोषित नहीं करा था, संधि की स्थिति में हमारा एक लिमिटेड एग्रेशन था, टेररिज्म पर हमारा हमला था और हमारे आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए, और हमें पूछ रहे हैं चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्युपाई। आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए। 11 साल में समग्र दुनिया ने भारत की क्षमता को स्वीकारा है। भारत 11वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी हमारा 4.19 ट्रिलियन हो गया, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनी। प्रति व्यक्ति आय, जयराम रमेश जी हमेशा पूछा करते हैं, निर्मला जी बताती भी नहीं है, 68,572 से बढ़कर 1,33,488। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा, 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, 31 लेकर मोदी जी ने इनिंग शुरू करा था, अभी समाप्त नहीं हुआ। 136 वंदे भारत ट्रेन है, 1500 ट्रेन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। 97% से अधिक भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के कगार पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी सरकार में 118 यूनिकॉर्न बने। रक्षा क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ हुआ और निर्यात 21,000 करोड़ हुआ।